हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube स्टडी प्लेटफॉर्म VS क्लासेस झांसी में, जहां हम आपको प्रोवाइड करते हैं बायोलॉजी, हिस्ट्री, इंग्लिश और कॉन्स्टिट्यूशंस के नोट्स एकदम सरल माध्यम में। तो बात करते हैं अपने प्रेजेंट क्लासेस के बारे में। तो हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी, और बायोलॉजी की पिछली क्लासेस में हम पढ़ रहे थे हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट के बारे में। इसमें हमने पढ़ लिया था कि व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक क्या है। तो आज हमें बात करनी है क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक की रासायनिक संरचना के बारे में। जिसे हम कहते हैं केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि हमें ये पता करना है कि हरित लवक जो है वो किन किन तत्वों से, किन किन पदार्थों से, किन किन के मिश्रण से मिलकर के बना होता है, या फिर एक हरित लवक में किसकी मात्रा कितनी होती है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन की मात्रा की अगर बात करी जाए तो हरित लवक में जो भी पदार्थ है उन सबका जो एक मिश्रण है, यानी कि शुष्क भार, मिश्रण ना कह करके उसको हम कह सकते हैं शुष्क भार, हरित लवक के शुष्क भार ड्राई वेट के अनुसार। तो जो भी इसका परसेंटेज होगा, जो भी इसकी मात्रा होगी, वो उसके ड्राई वेट के अनुसार होगी, शुष्क भार के अनुसार होगी। तो प्रोटीन की मात्रा जो हरित लवक के अंदर होती है वो होती है आपकी 40 से 50% तक। 40 से 50% तक जो है प्रोटीन की मात्रा आपकी होती है। अब इसके बाद हम बात करें पर्णहरिम की, जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल। तो पर्णहरिम की अगर बात करें तो इसकी मात्रा होती है आपकी 3 से 10%, 3 से 10%। इसके बाद हम बात करते हैं आरएनए की, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की अगर हम बात करें तो इसकी मात्रा आपकी 2 से 5% के बीच में होती है। तो ये आपके प्रोटीन की, क्लोरोफिल की और आरएनए की मात्रा जो है शुष्क भार के अनुसार इतनी होती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कैरोटिनॉइड्स की, तो इसकी मात्रा आपकी जो है 1 से 2% के बीच में होती है। इसके बाद हम बात करें फॉस्फोलिपिड्स की, फॉस्फोलिपिड। यदि इनकी बात करें तो इसकी मात्रा एक हरित लवक में 23 से 25% के बीच में होती है। और ये सारी की सारी मात्राएं आपकी शुष्क भार के अनुसार होती हैं, जो इनका ड्राई वेट हो जाता है उसके अनुसार होती हैं। तो प्रोटीन होता है आपका 40 से 50% के बीच में एक हरित लवक में। पर्णहरिम यानी कि क्लोरोफिल जो है 3 to 10%, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड 2 से 5%, कैरोटिनॉइड्स 1 से 2% और फॉस्फोलिपिड 23 से 25% के बीच में एक हरित लवक की जो है क्लोरोप्लास्ट की जो एक रासायनिक संगठन में ये होता है। अब बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा भी कुछ अन्य तत्व भी होते हैं, जैसे कि डीएनए। डीएनए भी इसके रासायनिक संरचना में आता है, रासायनिक संगठन में आता है। इसके अलावा अन्य धातुएं, कुछ अन्य धातुएं। अब अन्य धातुएं कौन कौन सी हैं, जैसे कि आपका Fe और Mg, Mn, Zn, Cu। ये जो अन्य धातुएं हैं इनका मिश्रण भी कुछ ना कुछ, किसी न किसी मात्रा में आपकी जो है हरित लवक की रासायनिक संरचना में इसका जो सम्मिलित होता है। अब जैसे कि Fe क्या होता है आपका, आयरन, Mg मैग्नीशियम,
Mn होता है आपका मैंगनीज, Zn होता है आपका जिंक और Cu होता है आपका कॉपर। तो इन सब की मात्रा भी इसमें सम्मिलित होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि क्लोरोप्लास्ट के एक रासायनिक संगठन में यानी केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इसमें निम्नलिखित तत्वों की पदार्थों की मात्रा जो है मिश्रित होती है, जिसमें प्रोटीन भी होता है, पर्णहरिन भी होता है, आरएनए, कैरोटिनॉइड्स और फॉस्फोलिपिड्स की मात्राएं होती हैं। इसके अलावा अन्य धातुएं जो कुछ होती हैं जैसे कि Fe, Mg, Mn, Zn और Cu, इनका भी कुछ ना कुछ भाग इसमें सम्मिलित होता है और इन सबको मिलाकर के ही आपकी जो है कि संरचना हरित लवक की बनकर के तैयार होती है। ये था आपका रासायनिक संरचना। इसके बाद अब हम बात करते हैं हरित लवक के कार्यों के बारे में कि हरित लवक का कार्य क्या होता है, वह एक पादप के अंदर, एक प्लांट के अंदर किस प्रकार से अपना कार्य करता है, इसकी मुख्य भूमिका उसमें क्या होती है। तो देखते हैं अगली हेडिंग इसकी जो होगी वो आपकी हरित लवक के कार्य यानी कि वर्क ऑफ ए क्लोरोप्लास्ट। तो चलिए देखते हैं हरित लवक के कार्य। वर्क ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये क्या होता है? वर्क ऑफ क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक का कार्य। तो पहले एक आसान सी भाषा में समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कि जब पेड़ पौधे या पादप जो प्लांट्स होते हैं अपना भोजन बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं यानी कि फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया के दौरान, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान अपनी सक्रिय भागीदारी को निभाना ही हरित लवक का मुख्य कार्य होता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो सबसे ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो होता है आपका हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, जो कि ये सूर्य की उपस्थिति में करता है। तो देखिए जरा, सूर्य की उपस्थिति में अब सूर्य की उपस्थिति का मतलब क्या हुआ? आपकी प्रकाश किरणें, यानी कि दोपहर के समय या दिन के टाइम जब हमारे सूर्य की किरणें हमारे तक पहुंचती हैं, प्लांट्स तक पहुंचती हैं। तो सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सक्रिय भागीदारी, सक्रिय भागीदारी हरित लवक का मुख्य कार्य है। जैसे हम समझ सकते हैं कि जब फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है तो जो सबसे मेन उसका जो पार्ट होता है वो होता है आपका हरित लवक का, ये इसकी ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब चूंकि अब हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस की और फोटोसिंथेसिस में हरित लवक के कार्य की, तो देखते हैं इसको। वैसे तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया दो चरणों में पूरी होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया दो चरणों में पूरी होती है। तो पहली जो इसकी क्रिया होती है वो होती है आपकी प्रकाशीय क्रिया। पहली होती है प्रकाशीय क्रिया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके दौरान प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। इसमें हरित लवक जो है आपका मुख्य भूमिका निभाता है। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है अभी हमको ये देखना है। तो समझिए इस बात को कि प्रकाशीय क्रिया यानी कि सूर्य की उपस्थिति में, यानी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक जो आपका क्लोरोप्लास्ट है वह सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम CO2 कहते हैं, वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके, इसे हम उपयोग को यहां पर अवकरण भी कह सकते हैं। उपयोग करने का दूसरा शब्द है आपका अवकरण। उपयोग करके या अवकरण करके
जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन। कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं एवं O2 गैस, जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, मुक्त होती है। तो इस प्रक्रिया में हरित लवक जो होता है वायुमंडल से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको अपनी ओर अपने अंदर जो है खींचता है, उसको ग्रहण करता है और उसका रिडक्शन अभिक्रियाएं करके उसमें से जो मुक्त गैस होती है वो होती है आपकी ऑक्सीजन, जिसे हम लोग ग्रहण करते हैं, जिससे हम सजीव मनुष्य जो है जीव जंतु ग्रहण करते हैं। और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण भी होता है। रिएक्शंस में आप देख सकते हैं 6CO2 + 6H2O, और ये क्रियाएं होती हैं आपकी सन रेज यानी कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। ये करता कौन है? क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल किसका पार्ट है? क्लोरोप्लास्ट का। यानी कि ये सभी मिलकर के सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ये क्रिया करती हैं और कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करती हैं। कार्बोहाइड्रेट मीन्स C6H12O11 प्लस O2 गैस जो कि मुक्त होती है यानी कि बाहर छोड़ी जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और O2 गैस ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। तो ये होता है आपका प्रकाशीय अभिक्रिया में हरित लवक का मुख्य कार्य। हरित लवक का मुख्य कार्य आपका ये होता है कि वह कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करता है और O2 गैस को मुक्त करता है सजीवों के लिए, हम मनुष्यों के लिए, जीव जंतुओं के लिए। इसके बाद अब आती है आपकी दूसरी अभिक्रिया जिसका नाम है प्रकाशहीन अभिक्रिया। प्रकाशहीन का मतलब होता है ऐसी अभिक्रिया जो प्रकाश की अनुपस्थिति में हो, यानी कि सूर्य ना हो तब यह अभिक्रिया होती है। देखते हैं दूसरी जो आपकी है वो है प्रकाशहीन अभिक्रिया। प्रकाशहीन अभिक्रिया जिसे बोलते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन यानी इस अभिक्रिया में सूर्य की उपस्थिति नहीं होती है। तो इस अभिक्रिया में जो है कि आपके एटीपी एवं NADP2H इनका प्रयोग किया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा वायुमंडल से यानी हमारा जो एटमॉस्फेयर है इस एटमॉस्फेयर से CO2 गैस अवशोषित की जाती है। इस अभिक्रिया में वायुमंडल से CO2 गैस अवशोषित की जाती है एवं शर्करा का निर्माण होता है। शर्करा का निर्माण होता है। शर्करा मीन्स शुगर, जिसका आपका केमिकल फॉर्मूला होता है C12H22O11। इसका निर्माण आपका होता है। तो ये तो आपकी प्रकाशहीन अभिक्रिया। अब बात करें NADP2H की, तो ये आपकी एक प्रकार की रासायनिक ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त होता है। रासायनिक ऊर्जा NADP2H जो है आपका एक रासायनिक ऊर्जा के रूप में होती है। जबकि यदि अब हम बात करें ATP की, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या होता है आपका? जितने सजीव हैं, जैसे हम हैं, आप हैं, कोई भी मनुष्य है, जीव जंतु हैं या पादप यानी कि प्लांट्स भी हैं, तो जितने भी जीवधारी, जितने भी सजीव हैं, उनमें होने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं में भाग लेने वाला एक कार्बनिक यौगिक होता है, वही है आपका एटीपी। यानी कि सभी जीवों की जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं शरीर के अंदर, सभी जीवों की रासायनिक क्रियाओं में भाग लेने वाला
कार्बनिक यौगिक, ये होता है आपका एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट्स। इसके अलावा अगर बात करें सेल्स की, कोशिकाओं की, तो कोशिकाओं में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के लिए जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, कोशिकाओं की विभिन्न क्रियाओं के लिए जो कार्य करने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण कार्य आपका जो है एटीपी का ही होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कोशिका के लिए आवश्यक, कोशिका के लिए आवश्यक या जरूरी ऊर्जा के निर्माण में या उत्पन्न करने में सहायक या बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ये क्या होता है आपका एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट्स। तो ये था आपका हरित लवक के बारे में पूरी जानकारी, उसकी रासायनिक संरचना के बारे में और हरित लवक के कार्य के बारे में। तो यहाँ पर आपका हरित लवक का टॉपिक जो है इसी समाप्त होता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके अलावा यदि आपके कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल VS क्लासेस झांसी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।